हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। एथिक्स के सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट सेशन में एथिक्स एंड मोरालिटी का केस डिस्कस किया था, देखा था कि आखिर में क्या डिफरेंस है दोनों में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एथिक्स एंड वैल्यूज़ की। उससे पहले कुछ क्वेरीज आ रही थी क्वेश्चन आंसर को लेकर के कि क्वेश्चंस जो एथिक्स के हैं उसको कैसे टैकल करना है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट जो नेक्स्ट सेशन होगी उसमें Q&A ही कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर ही कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे एथिक्स के आंसर को डील करना है, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर आंसर्स लिखे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिक्स एंड वैल्यूज़ को लेकर के। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा आखिर में वैल्यू का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू कोई नया सब्जेक्ट तो नहीं है, कोई नया शब्द भी नहीं है। वैल्यू के बारे में सब लोग पहले से ही जानते हैं, वैल्यू का नाम तो सब लोगों ने सुन ही रखा है। अब ये जो वैल्यू हम लोगों ने नॉर्मल सेंस में सुन रखा है वो है इकोनॉमिक वैल्यू। नॉर्मली जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू, किसी वस्तु का मूल्य क्या है, यही हम लोगों ने समझ रखा है अभी तक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, अगर कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आप खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट की आप वैल्यू पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब जो वैल्यू होती है, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो उसकी दो अलग अलग वैल्यू होती है। एक होती है जो मार्केट वैल्यू होती है और दूसरी होती है जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है वो तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होती है, लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो एक स्टैटिक या फिक्स्ड वैल्यू भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ जो इकोनॉमिक वैल्यू हो गया। वहीं दूसरी ओर अगर बात किया जाए कि आखिर में वैल्यू का अगर थोड़ा सा और डिटेल्ड मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है, तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू को ही देखा जाए। मान लेते हैं सपोज आपके पास में कोई एक MI का मोबाइल है और वहीं दूसरी ओर मान लेते हैं आपके पास में एक एप्पल का मोबाइल है। तो अगर मान लेते हैं कि MI के मोबाइल को आप सोसाइटी को दिखाएंगे या किसी इंडिविजुअल को दिखाएंगे, या फिर एप्पल के मोबाइल को अगर आप दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके कंसिडरेशन में एप्पल ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू रिलेटिवली मार्केट में ज़्यादा है। और आज की डेट में क्या है, वैल्यू ज़्यादा तो रिस्पेक्ट ज़्यादा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो मोर रिस्पेक्ट, ज़्यादा रिस्पेक्ट किसको मिल रही है, एप्पल की। यानी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी की रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन क्या ज़रूरी है ऐसा कि वैल्यू ज़्यादा रहे तो ऑटोमेटिकली उसको उतनी रिस्पेक्ट मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि किस तरीके की कंडीशन है और किस तरीके का सोसाइटी में रिवाज चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वैल्यू सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और मान लेते हैं किसी सपोज ट्रांसजेंडर के पास में बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं, लेकिन क्या उस ट्रांसजेंडर की सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट होगी? ऑब्वियसली नहीं। या फिर एक छोटी सी और बात करें, अगर मान लेते हैं कि किसी एक प्रिमिटिव सोसाइटी में, एक पिछड़े समाज में जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, वहाँ पर एक बॉय चाइल्ड है और वहाँ पर एक गर्ल चाइल्ड है। बॉय चाइल्ड मान लेते हैं कि फर्स्ट आता है और वहीं गर्ल चाइल्ड मान लेते हैं कि फर्स्ट आती है। किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी? ऑब्वियसली बॉय चाइल्ड को। क्यों? क्योंकि समाज की नज़र में बॉय जो है, लड़का जो है, वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल। तो जो वैल्यू होती है ज़रूरी नहीं होती है कि वो ज़्यादा वैल्यू मिलने से ही समाज में उसकी रिस्पेक्ट हो जाए, यानी वैल्यू का कुछ गहरा मीनिंग भी है। अब इस वैल्यू के बारे में अगर डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कशन किया जाए तो वैल्यू का वैल्यू जो है वो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक बच्चा या कोई भी एक इंडिविजुअल कई तरीके से सीखता है। वैल्यू का मतलब होता है इसके अंदर में जो खूबियाँ हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, या इसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं। तो जो क्वालिटीज़ होती हैं उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से वैल्यूज़। अब ये क्वालिटी क्या हो सकती है? ईमानदारी की हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, सच बोलने की हो सकती है, या फिर टॉलरेंस की हो सकती है, कंपैशन की हो सकती है, लव की हो सकती है, सिंपैथी हो सकता है, एम्पैथी हो सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर है क्वालिटी। कंपटीशन हो सकती है। तो जो भी क्वालिटी होगी वो उसकी वैल्यू होगी। लेकिन क्वालिटी तो आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक इंडिविजुअल अपने चारों ओर में जितने भी लोग हैं उनको देख करके, ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर और कुछ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पर सीखता है। अगर हम इन क्वालिटीज़ को देखें तो बच्चा जब शुरू में पैदा होता है तो उसके सराउंडिंग में सबसे पहले आती है उसकी फैमिली, और फैमिली में स्पेशली आती है उसकी मदर। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मदर है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन द इनकलकेशन ऑफ वैल्यू इन अ चाइल्ड। अब उसके बाद से इसका जो फैमिली है, फैमिली ग्रुप है, उसको लेकर के होता है। फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसको स्कूल में भेजा जाता है। तो स्कूल एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बनता है जहाँ पर बच्चा वैल्यूज़ को सीखता है, इनकलकेट करता है।
इसी स्कूल में ही जब पहुंचता है तो उसके बाद यहाँ पर इसका फ्रेंड सर्कल बनता है, जिसको हम लोग पीयर ग्रुप भी बोलते हैं। पीयर ग्रुप बन गया, या फिर फ्रेंड सर्कल बन गया, या फिर अपना इसका एक स्क्वाड बन गया। और फिर लास्ट में अल्टीमेटली आती है सोसाइटी। सोसाइटी भी बहुत सारे वैल्यूज़ देती है एक इंडिविजुअल को, मतलब सोसाइटी से कुछ ज़्यादा ही वैल्यू सीखता है एक इंडिविजुअल। कई सारी मूवीज़ आपने देखा होगा जहाँ पर बच्चे की परवरिश तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन समाज जो है उस बच्चे की परवरिश जैसी भी हुई रहती है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो बच्चा अब उस तरीके का नहीं रह गया जिस तरीके से उसको शुरुआत में नर्चर किया गया था। कई सारी मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी, जितनी भी गैंगस्टर्स वाली मूवी हैं सारे में आपको यही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, वैल्यू जो है वो एक तरीके की क्वालिटी है जहाँ पर बंदे के अंदर में उसके ह्यूमन एक्शंस, मतलब जो इस बंदे का एक्शन निकल करके आएगा उसके बेसिस पर इसकी वैल्यू जज की जाएगी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट की जाएंगी सोसाइटी में, और वो उसके वैल्यू के कारण से ही रिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है इस वैल्यू से ही डिराइव हो करके अल्टीमेटली ह्यूमन का अपना एक कंडक्ट निकल करके आएगा? दिस इज़ ह्यूमन कंडक्ट। और ह्यूमन कंडक्ट का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ह्यूमन एक्शन के ही बेसिस पर ह्यूमन कंडक्ट बनता है। और इसी कंडक्ट के बेसिस पर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अपना एक ह्यूमन बिहेवियर डिफाइन हो जाएगा। आगे बात करेंगे इसी को लेकर के, ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पर ह्यूमन एटीट्यूड भी डेवलप होता है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। फिलहाल एक बात समझ में आ जाती है कि इन सब का जो बेसिस है, इन सब की जो फाउंडेशन है वो एक वैल्यू है। अब इसी ह्यूमन कंडक्ट या ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन बिहेवियर के ही बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होंगी जो समाज के द्वारा एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड में से निकल करके आ रही होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कंपैशन, कंपैशन ये एक तरीके की वैल्यू है और ये एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी के साथ में आती है कि हाँ जो कंपैशन है इट शुड बी देयर अगेंस्ट द पीपल, इट शुड बी देयर इन द सोसाइटी, समाज के अंदर होनी चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा वैल्यू जो समाज के एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड से होकर के गुजरता है, या फिर समाज के द्वारा जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है उसमें से अगर कोई वैल्यू सिस्टम आती है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरीके की एथिक्स है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होंगी जो आपके केवल और केवल इंडिविजुअल आपके पास ही केवल होंगी, समाज उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, अगर मान लेते हैं कि आप 19वीं सेंचुरी में रह रहे हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में 19वीं सेंचुरी के दौरान में बहुत सारी ऑर्थोडॉक्सिटी थी, बहुत सारी ऑर्थोडॉक्सिटी थी। इनफैक्ट आज भी है, बट आज अगर हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए। तो 19वीं सेंचुरी के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड में भी आ जाएगा आज की डेट में अगर कंपेयर करते हैं तो। लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग 2022 में अभी नहीं रह रहे हैं, हम लोग भूल जाइए कि 2022 में रह रहे हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं 1920s के दौरान में, 1920 के दौरान में पहुंच जाइए। इनफैक्ट 1920 नहीं 1820 के दौरान में पहुंच जाइए। 19वीं सेंचुरी मतलब 1820 1830 की कहानी हम लोग बात कर रहे हैं। इस दौरान में अगर बात करें जाए तो बहुत सारी वुमेन के साथ में वुमेन की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। एक तरीके से बोल लीजिए समाज जो है वो वुमेन के अगेंस्ट में था। अगर ये वुमेन विडो हो जाती है तो उसके लिए सती सिस्टम हुआ करता था। विडो के अपने कुछ डिफरेंट तरीके के रहने, लिविंग स्टैंडर्ड अपना अलग हो जाता था। इनफैक्ट देयर इज़ अ मूवी वाटर, दिखाया गया है अगर आप देखे होंगे तो, कि विडो की कंडीशंस क्या हुआ करती थी। सिमिलरली इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज का बोलबाला हो रखा था, दिस इज चाइल्ड मैरिज। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग देखें सती सिस्टम हुआ करती थी, सो दिस इज सती सिस्टम। तो बहुत तरीके के रीति रिवाज हुआ करते थे जो कि अगेंस्ट द वुमेन थे। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशन हुआ करती थी अगर महिलाओं के खिलाफ हम लोग देखते हैं तो कायदे से यहाँ पर क्या है, कायदे से इस समय का पैदा हुआ जो बच्चा रहेगा, अगर मान लेते हैं कि वो एक बॉय चाइल्ड है तो उसके अंदर में कुछ डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ इनकलकेट की जाएंगी सोसाइटी के द्वारा। वहीं दूसरी ओर मान लेते हैं कि कोई गर्ल चाइल्ड है तो उसके अंदर में भी एक डिफरेंट तरीके की वैल्यूज़ इनकलकेट की जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी, जो लड़कियां हैं उनके अंदर में वैल्यू ये पिरोया जाएगा कि जो महिला होती हैं वो सेक्रीफाइस के लिए बनी होती हैं, उनको अपने जो हस्बैंड होती है उसी को केयर करना होता है, उसकी सेवा करनी होती है। बेसिकली ये केयर वर्ड एक्चुअल में जो होता है सर्विस में बदल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारी और भी पहले से ही वैल्यूज़ दी जाती हैं जो उस समय के समाज के लिए लड़कियों को दी जानी चाहिए थी। उस समय के समाज के लोगों के द्वारा ये बनाया गया था कि ये सारी वैल्यूज़ इनको दी जानी चाहिए थी, क्योंकि
सेक्रीफाइस करने का जो धर्म है केवल और केवल लड़कियों के लिए है। वहीं बॉयज़ के लिए क्या दिया जाता था? बॉयज़ को दिया जाता था पैट्रियार्कल सोसाइटी के जितने भी गुण होते हैं उन सभी गुण के बारे में, जैसे मेल डोमिनेशन के बारे में बताया जाता था। सिमिलरली इसी तरीके से कैसे एक मेल सोसाइटी ड्राइव की जाती है, किस तरीके से एक मेल सोसाइटी चलती है, उसके बारे में बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट है बच्चे का, वो शुरुआत में ही वुमेन को लेकर के पहले ही एक प्रीजुडाइज बन जाता है, एक स्टीरियोटाइप हो जाता है। ये दिखा दिया जाता है कि जो सोसाइटी है वो एक्चुअल में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो मेल है वो हमेशा स्ट्रांग होना पड़ेगा उसे, और जो महिला है उसको हमेशा ही वीक होना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा, अगर कोई लड़का स्ट्रांग नहीं है तो उसकी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, और अगर भाई कोई महिला निकल करके बाहर आती है तो उसको भी समाज दबा देगा। तो ये सारी जो वैल्यूज़ उस समय की, मतलब 19वीं सेंचुरी की जो चल रही हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं। इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड का मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल ड्रिवन सोसाइटी, मेल शुड बी स्ट्रांग, वुमेन शुड सेक्रीफाइस, वुमेन शुड केयर देयर बिलोंगिंग्स, जो उस पर डिपेंडेंट है उनकी केयर करनी होगी। ये सारी बातें क्या हैं? इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स है। यानी कि अगर किसी बच्चे में इस तरीके की वैल्यूज़ होंगी तो उसको बोला जाएगा कि वो एक एथिकल वैल्यूज़ हैं। लेकिन वही अगर बात किया जाए, राजा राम मोहन रॉय एक निकल करके आते हैं, दिस इज़ राजा राम मोहन रॉय, ये निकल करके आते हैं और इन्होंने सेम वही सारे काम किए थे जो सोसाइटी उस समय मना कर रही थी। इन्होंने बहुत सारे जो रिलीजियस जो फिलॉसफीज़ हुआ करते थे उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और जो रिलीजियस फिलॉसफी पर क्वेश्चन किया, कायदे से देखेंगे तो ये एक तरीके की वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे है? ये आप रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग करना एक तरीके की वैल्यू होती है। क्रिटिकल थिंकिंग आप कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी एक तरीके की वैल्यू है। तो ये जो आप बातें कह रहे हैं वो सभी बातें भी वैल्यूज़ में आ रही हैं, बट दे आर नॉट एथिकल टू द सोसाइटी। ये उस समय के सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक तरीके की निगेटिव वैल्यू में चली गई। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट परमिटेड टू डू दिस, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कायदे से राजा राम मोहन रॉय के सामने अगर किसी महिला का सती, मतलब किसी महिला को सती प्रोसेस के थ्रू गुजारा जा रहा है, तो कायदे से अगर राजा राम मोहन रॉय के अंदर में, मतलब कि उनके हृदय में अगर मान लेते हैं एक भावना आती है, ह्यूमैनिटी की भावना आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स वैल्यूज़ यहाँ पर जो कंपैशन की आ रही हैं, यहाँ पर जो वैल्यू कंपैशन की आ रही है, जो करुणा की भावना आ रही है, वो एक मोरालिटी ओनली है। दिस इज़ ओनली मोरालिटी, ये एथिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के हिसाब से जो सती सिस्टम है वहाँ पर कंपैशन अगर आप सती के खिलाफ रख रहे हैं तो वो एक निगेटिव वैल्यू में आ जाएगी, क्योंकि इस समय जो सती है वो ब्रेवरी शो करने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, भावना सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बस सारी चीज़ें बदल गई। कायदे से देखा जाए तो महिला को देखा जा रहा है एज अ वीक, एक वीक पर्सनालिटी के तौर पे देखा जा रहा है, यानी कि महिलाओं को ब्रेव नहीं होना है, लेकिन उनको ब्रेव होना है तब जब उसका पति मर जाएगा, यानी आपको सती होने जाना है तब आप ब्रेव रहेंगी। तो एथिक्स ब्रेवरी के लिए तब आएगा जब वो सती सिस्टम, मतलब एक रॉन्ग प्रैक्टिस के थ्रू गुजर रही हैं तब। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूज एंड मोरालिटी एंड एथिक्स दे ऑल आर इंटर रिलेटेड। लेकिन एक बात समझ में आती है, ये सब टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बदलता रहता है, टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बदलता रहता है। तो ये जो मेन चीज़ है, जो हम लोगों ने पूरा ये वैल्यू सिस्टम के बारे में बात किया, यहाँ से एक बात समझ में आती है, यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि जो वैल्यूज़ होंगी वो सोसाइटी डिसाइड कर रही होती है, समाज डिसाइड कर रहा होता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू होगी, और ये टाइम एंड स्पेस के हिसाब से चीज़ें बदलती रहेंगी। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो अल्टीमेटली मोरालिटी का एक फॉर्म ले रही होंगी, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पर होंगी, यानी कि एथिक्स का पार्ट बनेंगी। सो कैन वी से लाइक दिस, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एक ह्यूमन वैल्यू है, क्या जो एक ह्यूमन वैल्यू है कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज सपोज मान लेते हैं ह्यूमन वैल्यू, तो कुछ पार्ट इसमें से मोरालिटी का आ जाएगा, कुछ पार्ट इसमें एथिक्स का आ जाएगा। तो दिस इज सपोज ये मान लेते हैं वैल्यूज़ है, तो ये कुछ वैल्यूज़ जो है मोरालिटी के साथ में एक तरीके से ओवरलैपिंग है, कुछ वैल्यूज़ जो है वो एथिक्स के साथ में ओवरलैपिंग है। तो ये जो पूरा सिस्टम बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ वैल्यू सिस्टम। तो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब जस्ट एक एट्रीब्यूट है, द एट्रीब्यूट विच शुड बी इनकलकेटेड इनटू द माइंड ऑफ द पीपल, और यू कैन से माइंड ऑफ ए चाइल्ड,
या फिर ओवरऑल कहा जाए कि एक बच्चे के अंदर में या एक इंडिविजुअल के अंदर में किस तरीके की भावना होनी चाहिए, किस तरीके का एक विचार आना चाहिए, वो सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं एक वैल्यू सिस्टम के अंतर्गत चली आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए तो बुलिंग, दिस इज बुलिंग, मान लेते हैं कि बुलिंग है, ठीक है। ये पहले समाज में कोई खास मतलब एक बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। इट इज़ अ टाइप, ऑब्वियसली ये वैल्यू है, लेकिन ये जो वैल्यू थी शुरुआत से ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू है। किसी को बुली नहीं करना चाहिए। बुली करने का मतलब किसी को परेशान करना एक तरीके से। क्लास में देखिए तो कई बार जो होता है बच्चे बच्चे आपस में जो होता है बुली कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, या फिर कई बार जो होता है जो टीचर होते हैं वो कई बार बच्चों को जो होता है कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि वो एक बुलिंग के केस में आ जाता है। अगर आप लॉ वाइज देखेंगे तो कई बार आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी कई बार दिखाया जाता है कि जो इंडियंस होते हैं, सपोज़ कोई एक इंडियन है और वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में पहुंचा हुआ है, सपोज़ किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पहुंचा हुआ है। अब कायदे से यूनिवर्सिटी और यहाँ के जो प्रोफेसर है उनका काम है टू इनकलकेट वैल्यू इनटू द इंडिविजुअल। यही काम है ना टीचर का कि वो एजुकेशन इम्पार्ट करे, और एजुकेशन का मेन मकसद क्या होता है कि वैल्यू इम्पार्ट करना, एक तरीके से वैल्यू देना। लेकिन अगर मान लेते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी का यही जो प्रोफेसर है वो खड़ा होकर के वो वाइट मैंस बर्डन के बारे में, जो वाइट मैंस बर्डन है उसके विचार को दिखाने लगे, तो कायदे से अगर देखेंगे जाए तो दिस इज़ अ वैल्यू, ये एक तरीके की वैल्यू है। और ये जो वैल्यू है वो है डोमिनेशन की वैल्यू। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ डोमिनेशन। और यू कैन से कि ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो एजुकेशन इम्पार्ट करने की है, या सभ्य बनाने की, सिविलाइज बनाने की एक तरीके से जो है वैल्यू है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैल्यू इम्पार्ट की जा रही है जो वाइट मैंस बर्डन है, दिस इज अगेंस्ट द ग्लोबल प्रैक्टिस। ये अगेंस्ट द ग्लोबल प्रैक्टिस हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो इंडिविजुअल यहाँ पर आया हुआ है उसके लिए कंपैशन, लव, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्कवरी, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर मिलनी चाहिए थी उसे। लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन और अ कॉलोनियल नेशन और अ नेशन वेयर यू कैन से ब्लैक एंड वाइट्स बोथ पीपल आर एग्जिस्टिंग, और ये उस कंट्री में पहुंच गया जहां पर केवल और केवल वाइट्स हैं और वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल बी अनएथिकल। और ये जो वैल्यू होगी ना तो वो मोरालिटी के अंतर्गत आएगा, ना तो वो एथिक्स के अंतर्गत आएगा, वो एक जस्ट एक वैल्यू है जो कि निगेटिव वैल्यू के अंतर्गत आ रही है। समझ में आ गया क्या चीज़ है? तो वैल्यू का मतलब ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्विक वे में कि आखिर में वैल्यू का क्या मतलब निकल करके आ रहा है। सो वैल्यू आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर विच प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम लोगों ने जो बात किया सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, अब ये जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स होंगे वही आगे जाकर के कुछ एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एथिक्स का पार्ट बन जाएंगे, जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी वो बन जाएंगे। कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ रेगुलेशंस रहेंगे बिहेवियर के। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो होती हैं हमारी वैल्यूज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। ह्यूमन वैल्यू नॉर्मली जो डिराइव करते हैं वो इमोशन और फीलिंग्स के थ्रू डिराइव करते हैं नॉर्मली। अगर मान लेते हैं बचपन से ही आपको बता दिया गया है कि क्या होना चाहिए आपके अंदर में वैल्यू, या किस तरीके की वैल्यू या किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी ईदर इमोशनल और इट इज गोइंग टू बी अंडर फीलिंग्स। जैसे मान लेते हैं कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लेते हैं सपोज आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आपके पास में 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। इसमें से आप बोलते हैं यार फील आ रहा है कि D वाला ही आंसर होना चाहिए। वो फील क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ रखा है, दैट मीन्स यू हैव नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन। प्लस साथ में कुछ यहाँ पर आपके पास में सेंसेस आ रहे होते हैं। सेंसेस का मतलब ये कि जो भी एरा या जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें से इररिलेवेंट जो ऑप्शन होगा उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे और आप बोलेंगे सेंस तो यही लग रहा है कि डी वाला ही आंसर होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और भी एक प्रैक्टिस के बेसिस पर, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है शायद डी वाला ही आंसर पॉसिबल होगा। तो ये सब कहाँ से आया? ये सब फीलिंग से आ रहा है, और ये फीलिंग या जो ये इमोशन है ये आपको बचपन से ही इनकलकेट किया गया है इन अ फॉर्मेट ऑफ सेंस डेवलपमेंट, नॉलेज डेवलपमेंट और थ्रू प्रैक्टिसेस। और ये सब अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक ह्यूमन वैल्यू का ही पार्ट बनते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लव, कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटिट्यूड, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ट्रुथफुलनेस, नॉर्म, हार्मफुलनेस। अब जैसे देखिए ये सारी जो वैल्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस की हैं ये समय के साथ में आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगी।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी पार्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा हर एक वैल्यू से ऊपर होती हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर अमंग अदर वैल्यूज़ का मतलब क्या है। अमंग अदर वैल्यूज़ का मतलब ये हो गया जैसे नेशनहुड, जैसे मान लेते हैं किसी एक देश में नेशन है तो वहाँ पर एक नेशन के प्रति जो डिवोशन है यानी पेट्रियोटिज़म, दिस इज़ पेट्रियोटिज़म, ये भी एक तरीके की वैल्यू है। अब कायदे से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे वॉर होता है, वॉर होती है दो कंट्री के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉर में अल्टीमेटली क्या होता है कि लोगों को मार देना भी होता है। बेसिकली वहाँ पर एक इफ़ एंड बट, मतलब एक ब्लैक एंड वाइट का केस होता है वेयर यू आर फाइटिंग द वॉर, और उस वॉर के दौरान में आप जो भी मतलब अपोनेंट होते हैं उनको आप स्ट्राइक डाउन करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं और इस तरीके से टेरिटरी विजय करते हैं। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि आप वॉर कर रहे हैं और मान लेते हैं कि दिस इज कंट्री ए, दिस इज कंट्री बी, नाम नहीं लिया जा रहा है बिकॉज अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल सा हो जाएगा। मान लेते हैं कंट्री ए है और ये कंट्री ए दूसरे कंट्री बी पर जो है अटैक कर रखी है और अल्टीमेटली कंट्री ए जो होती है वो जीत गई है। जीतने के बाद में क्या कंट्री ए कंट्री बी के सभी सैनिकों को, क्या जो भी यहाँ पर सोल्जर्स हैं या जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं या जो भी यहाँ के सिटीजन हैं, क्या उन सबको मार दिया जाता है? क्या मार दिया जाता है? कायदे से वॉर का तो यही मतलब है कि अगर आप जीते हैं दैट मीन्स यू शुड एलिमिनेट ईच एंड एवरी वन टू द अदर मतलब अदर कंट्री, हर एक जो एलिमेंट है उसको एलिमिनेट करिए, सारे पार्ट को ख़त्म करिए। लेकिन दिस इज़ नॉट मोरालिटी। जैसे मान लेते हैं वॉर के दौरान में अगर कोई ऑफिसर किसी दूसरे कंट्री के ऑफिसर को या किसी दूसरे कंट्री के सोल्जर को या किसी को भी मार देता है तो एक तरीके से दिस इज़ नॉट अंडर मर्डर, ये कोई मर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज़ बाउंड टू डू डैट, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि अपने कंट्री वालों को प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो ये मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा, और मर्डर के अंतर्गत नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक वैल्यू सेट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सामने वाला बंदा मान लेते हैं कि निहत्था है, इसके पास में कोई वेपन नहीं है और ये वाले बंदे के पास में अपना वेपन है, तो अगर वो मार देता है तो एथिक्स तो होगा बट दैट विल नॉट बी मोरालिटी, वो मोरालिटी नहीं होगी क्योंकि सामने वाले बंदे के पास कुछ था ही नहीं मारने के लिए। और अगर सामने वाले बंदे के पास में कुछ मारने के लिए नहीं था तो इसकी एक इनर कंसाइंस बोलेगी कि आई शुड नॉट शॉट हिम। और इसी के लिए इनफैक्ट यहाँ पर प्रैक्टिस की गई है, हमारे पास कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे जिनेवा प्रोटोकॉल है जहाँ पर यह बोला जाता है कि वॉर के दौरान में पकड़े गए जो भी सैनिक होंगे उनको एक ऑफिसर मतलब कि एक मिलिट्री मैन के तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको वही टाइटल दिया जाएगा अगर कहीं पर बंदी भी बना लिए जाते हैं तो भी। तो मतलब यहाँ पर वॉर की भी अपनी एक एथिक्स होती है, वॉर की भी अपनी एक मोरालिटी होती है। हम लोग उस ज़माने में नहीं है कि जिस ज़माने में कि पुराने इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे और कंट्री के सभी लोगों को मार दिया करते थे। ऑब्वियसली दैट वाज एथिकल बट दैट वाज नॉट मॉरल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ होती हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़, हमेशा ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो सुपीरियर होती हैं। यानी कि जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है, जो कंपैशन है, जो लव है, वो अगेंस्ट एवरी मतलब कि हर एक वैल्यू से ऊपर ये सब वैल्यूज़ आती हैं। मतलब आपकी पैट्रियोटिज्म भी नीचे रहेगी अगर हम कंपैशन या लव इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे तो। सो ओवरऑल सेंस में अगर बात करेंगे द पीस इज़ द यू कैन से अल्टीमेट ट्रुथ, और जो पीस होती है वो एक ह्यूमन वैल्यू ही होती है। अगर पीस के अगेंस्ट मतलब कहीं पर भी कोई भी काम अगर हो रहा है तो हमेशा ये कोशिश की जाएगी कि पीसफुल नेचर से उसे किसी तरीके से सुलझा लिया जाए, और अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप बाकी वैल्यूज़ की ओर में तब जाएंगे, तब बाकी चीज़ों के बारे में आप देखना शुरू करेंगे। बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपके पास में मेन एस्टैब्लिश्ड चीज़ें होंगी वो रहेंगी आपकी ह्यूमन वैल्यू। और इसी के लिए इनफैक्ट जितने भी आपको बड़े बड़े जितने भी आप थिंकर्स का नाम सुनेंगे, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो टैगोर हो, चाहे अम्बेडकर हो, या फिर इनफैक्ट मार्टिन लूथर किंग भी हो, इन सब लोगों ने यही बातें कही थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सब लोगों ने जो ह्यूमन वैल्यूज़ है उसी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन वैल्यूज़ स्पेशली ह्यूमन कंपैशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। इनफैक्ट विवेकानंद ने भी यही कहा था कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं या जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं जिसके थ्रू एक्चुअल में जो वैल्यूज़ होती हैं स्पेशली द ह्यूमन वैल्यूज़ दे आर गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस इमोशन एंड फीलिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक एनिमल और एक ह्यूमन में। अब जैसे अगर आप एनिमल को देखेंगे तो एनिमल जानवर जो होता है दूसरे जानवर पर अटैक करता है। शेर ये नहीं सोचता है कि शेर हो गया या टाइगर हो गया या लियोपार्ड हो गया या कोई सा भी एनिमल ये नहीं सोचता है कि सामने वाला बंदा कि तेज नहीं दौड़ पाएगा
या फिर जो है वो कमज़ोर है, वो ये नहीं देखेगा, वो अटैक कर देगा सिंपली। और वो जो अटैक करने की भावना है कायदे से अगर आप देखेंगे और यही चीज़ अगर ह्यूमन करे तो दिस इज़ नॉट एथिकल ऑल्सो, ये सही भी नहीं होगा क्योंकि सामने वाला बंदा आपसे कमज़ोर है। लेकिन एनिमल इसलिए अटैक करता है क्योंकि उसके सर्वाइवल का कंडीशन होता है, सर्वाइवल की कंडीशन होती है। छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। मान लेते हैं सपोज़ ये आप हैं और आपके ऊपर में अचानक से कहीं पर अटैक हो गया, मान लेते हैं गलती से आपके ऊपर में अटैक हो गया, सपोज़ कहीं पर अटैक हो गया और आपने क्या किया है, सेल्फ डिफेंस में ही आपने सेल्फ डिफेंस में ही सामने वाले बंदे के ऊपर में अटैक कर दिया। अटैक करने के कारण से गलती से सामने वाला बंदा जो होता है वो मर गया, मान लेते हैं उसकी डेथ हो गई। अब आप बेचारे परेशान, आप अपने आप को मानने लगेंगे आई एम अ मर्डरर, लेकिन अगर वो नहीं मारा रहता तो आप मर जाते। अब आप ये बताइए कि आप सेक्रीफाइस करने को तैयार बैठे पड़े हैं या फिर किसी का मर्डर करने के लिए तैयार पड़े हुए हैं। ऑब्वियसली लाइफ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू, लाइफ भी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है और आपको इस लाइफ को बचा करके भी रखना है, ये भी एक वैल्यू है। तो कायदे से सेल्फ डिफेंस जो होती है दिस इज़ एक्सेप्टेबल प्रोवाइडिंग कि उस समय की प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थे। तो इस समय मर्डर नहीं कहा जाएगा, इस समय बोला जाएगा कि आपने सेल्फ डिफेंस में एक ह्यूमन एक्शन लिया जिसके कारण से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस समय बोला जाएगा कि दिस इज़ नॉट अ मर्डर, दिस इज़ एक्चुअली सेल्फ डिफेंस। तो यही चीज़ कही जा रही है, एक ह्यूमन और एक एनिमल में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर में एक भावना भी होती है, एक इमोशन होती है, वहीं दूसरी जो एनिमल होता है उसके अंदर में कोई भावना कोई इमोशन नहीं होती है, उसे बस दिखता है इमीडिएट जो बेनिफिट है वही देखता है। और इनफैक्ट विवेकानंद ने भी इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है और यही ह्यूमन जो वैल्यूज़ होती हैं वो बाकी दुनिया से ह्यूमन को अलग करती हैं। इनफैक्ट जो हमारे इमैनुअल कांत है उनका भी यही कहना था कि ह्यूमन एम्स फॉर गुड एंड अवॉइडिंग एविल। जो इमैनुअल कांत है उनका भी यही कहना था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अच्छे के लिए काम करते हैं और बुरों को, जो बुरा काम है उसको अवॉइड करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक्स अबाउट ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यू के बारे में समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ रही होगी कि जो वैल्यू होती हैं वो उस समय के सर्कमस्टेंसेस, उस समय के ज्योग्राफी, उस समय के जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, इनफैक्ट बहुत सारी और भी चीज़ों पर क्या डिपेंडेंट होगा। ऑब्वियसली मतलब कि समाज किस तरीके का है, समाज एक एडवांस सोसाइटी में से आता है या फिर एक प्रिमिटिव सोसाइटी से आता है, ये दोनों ही चीज़ें अल्टीमेटली ये डिसाइड करेंगे कि क्या होगा उसका वैल्यू सिस्टम। जैसे मान लेते हैं सपोज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के सीएम मतलब पूर्व सीएम थे और उन्होंने क्या किया था, वुमेन को उनके क्लोथिंग के ज़रिए, उनके कपड़े के ज़रिए उनका कैरेक्टर जज करने की बात कह दी थी। और ये दिखाता है कहीं ना कहीं आपकी जो ह्यूमन वैल्यू है वो क्या है। इनफैक्ट यू कैन कोट दिस इन योर एग्जाम ऑल्सो कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं दैट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड, इनफैक्ट दैट शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस एंड जो क्लोथिंग्स हैं उनके बेसिस पर हमें नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनके इमोशन, उनके बिहेवियर, उनके कैरेक्टर, उनके कंडक्ट, उनके जो थॉट्स हैं उन पर डिपेंड करना चाहिए, उन पर देखा जाना चाहिए। कायदे से अगर आप देखेंगे अगर ह्यूमन वैल्यू को केवल और केवल फिजिकल अपीयरेंस से ही केवल और केवल डिफाइन करना होता तो शायद आज की डेट में गांधी उतने ज़्यादा कह लीजिए रिस्पेक्टफुल नहीं होते, उतने ज़्यादा जो अंबेडकर हैं वो नहीं रिस्पेक्टफुल होते, उतने ज़्यादा जो विवेकानंद है वो रिस्पेक्टफुल नहीं होते। शायद उस समय के जिन्ना जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए जाते या जो अच्छे कपड़े पहनते थे उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो होता है इस तरीके की जो प्रीजुडाइस होती है, जो स्टीरियोटाइप माइंड होता है और ये जो देख करके जज करने वाली जो भावना होती है वो वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो एक निगेटिव वैल्यू में आती है। दैट वैल्यू शुड नॉट बी जज्ड बेस्ड ऑन द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर ह्यूमन वैल्यू के हम लोग सिग्निफिकेंस को देखें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू, आखिर में ह्यूमन वैल्यू का महत्व क्या है, तो महत्व तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि जीवन, पहली बात तो क्या है, जीवन जीने का एक तरीका बताता है। मतलब कि हाउ लाइफ शुड गो ऑन, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं जो होता है इसी वैल्यूज़ पर ही निर्धारित होता है। अब जैसे मान लेते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है नॉर्मली उसको पर कैपिटा इनकम से जांचा जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स है। अब आप क्या कहेंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, सबको यही होता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ठीक है, इस पैसे से आप करेंगे क्या, इस पैसे से आप बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, आप बहुत सारे जो भी लग्जरी आइटम्स है वो खरीद लेंगे या जो भी आपकी ज़रूरत है वो खरीद लेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब उससे आपको इंजॉय होगा। इंजॉय करने से क्या होगा, आपको सेटिस्फैक्शन होगा।
और रियल में सेटिस्फैक्शन कभी आएगा नहीं, खैर, लेकिन मान लेते हैं सेटिस्फैक्शन होगा। सेटिस्फैक्शन से क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन से आपको बेसिकली विजडम प्राप्त हो गया, विजडम या फिर निर्वाणा। तो क्या ज़रूरी है निर्वाणा के लिए आपको ये एंजॉयमेंट चाहिए ही चाहिए? क्या बहुत सारा पैसा चाहिए ही चाहिए? क्या बहुत सारा पर कैपिटा इनकम चाहिए ही चाहिए? आपको तो बेसिकली सेटिस्फैक्शन के थ्रू चाहिए। कुछ लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, और कुछ लोगों को सिर्फ मेडिटेशन करने से ही सेटिस्फैक्शन आ जाता है। सो ये जो विजडम और ये जो निर्वाणा है, बेसिकली दिस शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोपेंसिटी। इकोनॉमिक बेसिस पर इसको नहीं जज करना चाहिए, बल्कि इसको जज करना चाहिए इसकी वैल्यूज़ पर। तो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है वो वैल्यू सिस्टम पर ही डिपेंडेंट होती है, और ये जो वैल्यूज़ है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, वो जीवन जीने का एक तरीका प्रदान करती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ह्यूमन्स जो होते हैं फ्री और इक्वल हैं, ये बात भी ह्यूमन वैल्यू से ही पता चलती है। ह्यूमन आर बॉर्न एंड इक्वल, ठीक है, ह्यूमन जो बॉर्न होता है वो फ्री एंड इक्वल होता है, ये बात बताई गई है। ह्यूमन डिग्निटी और जो ह्यूमन रिस्पेक्ट होती है वो सबसे बड़ी होती है, इनफैक्ट वही सेल्फ वैल्यू होती है। इनफैक्ट गांधी जी का भी यही कोटेशन है कि अगर मान लेते हैं कि आपने हेल्थ लूज़ किया तो आपने कुछ लूज़ किया, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपकी रिस्पेक्ट चली गई तो आपका सब कुछ चला गया। तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है, जो कोटेशन है, वो कहीं ना कहीं इस बात को शो कर रहा है दैट ह्यूमन वैल्यू हैज़ मोर important significance in the society and even for the individual than any other thing। किसी और चीज़ की बजाय ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ह्यूमन इज़ फ्री एंड इक्वल, दैट मीन्स ह्यूमन की अपनी लिबर्टी होती है, इक्वलिटी होती है और फ्रीडम होती है। इनफैक्ट सेम यही बातें आप अभी रिसेंट में देखे होंगे कि इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हो रही है, जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली की बेसिकली प्राइवेसी को मतलब हनन हुआ है, और उनके जो मतलब पर्सनल स्पेस थी, दैट मीन्स द रूम, जो होटल का रूम था, उसकी वीडियो लीक हो रही है। अब कायदे से देखेंगे तो अब यहाँ पर भी जिस बंदे ने भी वीडियो शूट किया है उसकी यहाँ पर आप ह्यूमन वैल्यू को देखिए। ह्यूमन वैल्यू, इस बंदे ने अपनी ह्यूमन वैल्यू तो देखी, लेकिन सामने वाले बंदे की ह्यूमन वैल्यू नहीं देखी। सामने वाले बंदे की जो फ्रीडम होती है, उसकी जो इक्वलिटी, उसकी जो लिबर्टी, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। और ऑब्वियसली ये अगेंस्ट द लॉ भी है, तो उसके खिलाफ केसेस भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है द वैल्यू सिस्टम ऑफ आवर सोसाइटी, कि कैसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोग कैसे दूसरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और किस तरीके से ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो गिर गई है वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम दिखा रहा है कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जितने भी मान लेते हैं कि बच्चे हैं जो बचपन से ही अगर मान लेते हैं किसी गलत संगत में पड़ गए हैं या गलत काम करना शुरू कर दिए हैं, तमाम बातें होती हैं, ड्रग रैकेट्स वगैरह भी कई बार चलते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। सो कहीं ना कहीं उनके वैल्यू इनकलकेशन में ही प्रॉब्लम है, वैल्यू इनकलकेशन में ही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं उनकी या तो फैमिली बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम रही होगी, या तो कहीं ना कहीं उनकी स्कूलिंग के दौरान में प्रॉब्लम रही होगी, यानी कि इनका जो पीयर ग्रुप मिला होगा वो कुछ उस तरीके का नहीं मिला होगा जो उनके अंदर में एक अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करे, या फिर ओवरऑल वो सोसाइटी जहाँ से ये लोग निकल करके आए हैं उस सोसाइटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल बेसिकली यही वो तीन सराउंडिंग या फिर कह सकते हैं वो तीन डिमेंशन हो सकते हैं जहाँ पर एक वैल्यू इनकलकेशन के लिए ज़रूरत होती है कि हम इन सभी मतलब कि तीनों चीज़ों को चेक करें, इनको एवेल्युएट करें, कहाँ पर जो वैल्यू सिस्टम है वो गड़बड़ हो रही है, और इसी के बेसिस पर बेसिकली जो होता है एक पनिशमेंट दी जाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे अगर मान लेते हैं किसी एक बंदे के अंदर में वैल्यू इनकलकेट हो गई, तो वैल्यू इनकलकेट हो गई तो ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी दो तरीके की हो सकती है, ये वैल्यू आपकी गुड भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी बैड भी हो सकती है, यानी कि आपकी रॉन्ग वैल्यू भी हो सकती है। अगर बैड वैल्यू है वो दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है जो समाज के लिए मतलब एकदम मतलब बहुत ही सीरियस होगा, सीरियस का मतलब बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, और कुछ होंगी जो एक मतलब ठीक है एक चलने वाला होगा कि ठीक है इनको सुधारा जा सकता है, इनको बचाया जा सकता है, इनको एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो जो कोई बहुत बड़ी रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं हो उसके लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगा दिए जाते हैं, कई बार जो है उनको अवेयरनेस कैंप के दौरान में डाल दिया जाता है, और इस तरीके से वहाँ पर उनको अवेयरनेस के दौरान में फिर चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन जो सीरियस और डेंजरस क्राइम होती है या फिर वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए फिर वही है कि उनके ऊपर में ट्रायल किया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है और फिर उनको पनिश भी किया जाता है। कई बार जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐसा नहीं होता है कि आपको वैल्यू सिस्टम गलत मिले, कई बार क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन के कारण से भी लोगों की वैल्यू सिस्टम खराब हो जाती है। जैसे कई बार क्या होगा, एक ऐसी सोसाइटी जो कम्युनल सोसाइटी है, मान लेते हैं कि कम्युनल सोसाइटी है जहाँ पर कम्युनलिज्म
ठीक है, यानी कि जो आपका जातिगत भेदभाव होता है या सांप्रदायिक दंगे जहाँ पर होते हैं, अगर मान लेते हैं कोई एक इंडिविजुअल वहाँ पर पैदा हुआ है, वहाँ पर पैदा हुआ है और मान लेते हैं वहाँ पर किसी एक ऐसे धर्म से निकल करके आ रहा है जो दूसरे धर्म के प्रति बड़ा कट्टर है, मान लेते हैं कि वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम टाइप के विवाद चल रहे हैं, सपोज मान लेते हैं, और कोई एक इंडिविजुअल वो किसी एक सोसाइटी से निकल करके आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर में समाज को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए और जो वैल्यूज बेसिकली उसको बचपन से ही दी जा रही हैं, उसके कारण से उसका एक स्टीरियोटाइप बन गया होगा दूसरे धर्म के खिलाफ में। तो अब क्या होगा, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये बंदा तो आगे आकर के बहुत ही मतलब बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। इसके लिए तरीका यही होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, उसको सही इंफॉर्मेशन दीजिए, यानी इसको सही इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। सही इंफॉर्मेशन देने के बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, इस बंदे का अगेन जो ज्ञान चक्षु हैं खुल जाएंगे और अल्टीमेटली जो होता है वो खुद से जज करेगा कि आखिर में क्या चीज़ें हुई हैं। इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू सिस्टम होती है नॉर्मली बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाती हैं और फिर उसके बाद से धीरे धीरे वही बन जाती हैं। नॉर्मली ये चेंज नहीं होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है एक बहुत बड़ा, अगर मान लेते हैं अगर एक बड़ा चेंज देखने को तभी मिल सकता है जब एक बड़ा मतलब एक डिफरेंस भी मिल जाए, सोसाइटी में डिफरेंस मिल जाए, या फिर उसके जो फंडामेंटल उसके वैल्यूज़ बने हैं जब तक वो हिलेंगे नहीं तब तक जो है कहीं ना कहीं उसकी जो ये वैल्यू सिस्टम बचपन से बने हुए हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। सो दैट इज़ द मेन थिंग। इसके अलावा इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है इसी ह्यूमन वैल्यू के ही कारण। अब मान लेते हैं जैसे अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं सपोज़ कोई छोटा बच्चा आ जाता है और वो आपसे हेल्प मांग रहा है, भले ही वो आपसे मतलब एक तरीके से मॉनेटरी हेल्प ही मांग रहा है, लेकिन अंदर से आपके भी अंदर आता है कि यार कुछ तो कर दें इसके लिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी आता है कि हाँ ठीक है, शायद इसी चीज़ के लिए हम ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं कि इस तरीके की जो बेगरी है या इस तरीके का जो बचपन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो बचपन नहीं मिल पा रहा है, शायद उसके लिए भी हम कुछ कर सकें। तो यही मेन चीज़ होती है, जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं वो भी हमारे वैल्यू सिस्टम के ही द्वारा होते हैं। और यही वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं जो हमारे बेसिक्स हैं, दैट इज़ कंपैशन, दैट इज़ लव, दैट इज़ सिंपैथी, तो यही सब कहीं ना कहीं जो होते हैं अल्टीमेटली आगे बढ़ा करके एक ह्यूमन वैल्यू का एक बेसिक्स तैयार करते हैं और वही जा करके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा एक पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन वैल्यू, कहीं ना कहीं ये जो होता है आगे जा करके होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये ह्यूमन वैल्यू ही है कि हम लोग समाज में इतना ज़्यादा मतलब मिल करके रहते हैं, कोऑपरेट करके रहते हैं। अदरवाइज अगर आप बात करेंगे देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन, निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन। अब जैसे मान लेते हैं सपोज कल को जा करके सपोज मान लेते हैं कि फूड एकदम से ख़त्म हो गया, पानी एकदम से ख़त्म हो गया, तो फिर क्या होगा। एक तरीका ये है कि जिसके पास भी पानी होगा वो कहेगा देखो भाई ऐसा है, मेरे पास 5 लीटर पानी पड़ा हुआ है, मैं 1 लीटर पी लूँगा और हमारे साथ 4 बच्चे और भी मतलब 4 बंदे और भी हमारे साथ 5 लीटर पानी पी सकते हैं। ये हुआ कोऑपरेशन। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, वहाँ पर ये होगा कि बंदे के पास 5 लीटर पानी और वो चुरा करके रखा रहेगा, कहेगा कि ऐसा है हमें लंबे समय तक पानी मिल जाएगा, 2-2 ढक्कन पिएंगे, ज़्यादा पी लेंगे। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या, उनका ये कि अपना नहीं इकट्ठा किए थे, मरे जा करके, हमको क्या करना है। तो ये जो ह्यूमन वैल्यू है कहीं ना कहीं वो एक निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन वैल्यू है। या फिर एक और बात हो सकती है कि जो बाहर के 4 बंदे थे उनको ये पता चल गया कि जो ये वाला बंदा है इसके पास में 5 लीटर पानी है। अब ये चारों ने अटैक कर दिया, चारों में से 3 मर गए, 2 के पास बच गया, 5 लीटर पानी वहाँ गिर गया तो सब मर गए। तो बेसिकली हुआ क्या कि नाउ पीपल आर अगेंस्ट ईच अदर, लोग एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि पीपल आर ब्रूटस, लोग जो होते हैं वो ब्रूटस होते हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। दैट इज़ ह्यूमन जो नेचर है वो बेसिकली निगेटिव नेचर है। और यहाँ से जो वैल्यू सिस्टम बेसिकली है वो एक निगेटिव मतलब ह्यूमन वैल्यू निकल के आती है। ये एक सेम बात कही गई थी थॉमस हॉब्स के द्वारा, हम लोग आगे बात करेंगे, दिस इज़ हॉब्स सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया था कि पीपल आर ब्रूटिश, पीपल जो है क्राइम करेंगे, तो इसको निगेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन के बारे में दिखाया गया था। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर दिस हॉब्स थ्योरी। तो खैर ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या ह्यूमन वैल्यू की सिग्निफिकेंस है। आगे बढ़े अगर तो हम लोग जरा बात करते हैं आखिर में ह्यूमन वैल्यू की जो इनकलकेशन है वो कहाँ से होती है। हम लोगों ने बात किया था जो वैल्यू सिस्टम है वो बेसिकली एक बच्चा जो होता है उसके 3 तरीके से उसकी वैल्यूज़ इनकलकेशन होती है। एक होती है जब वो छोटा होता है तो उसकी फैमिली, और फैमिली में भी सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स होती है वो होती है उसकी मदर। फिर उसके बाद से वो बच्चा स्कूल में गया,
स्कूल में कई सारे और भी बच्चे मिले जो अलग अलग सोसाइटी से निकल करके आ रहे हैं, और इस तरीके से उसका एक पीयर ग्रुप बन गया। और लास्ट में अल्टीमेटली सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, इस सोसाइटी के थ्रू भी अल्टीमेटली बच्चे का जो भी वैल्यू इनकलकेशन है वो भी यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जरा फैमिली की इनकलकेशन की, फैमिली किस तरीके से करती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर द प्राइमरी एजुकेटर्स ऑफ द चिल्ड्रन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरी मोरल एजुकेशन। अब ये जो प्राइमरी मोरल एजुकेशन होती है वो कई तरीके से दी जाती है। ये बच्चों को शुरुआत से ही जय करना, जैसे होता है ना, कई बार आप अपने रिलीजियस बेसिस के, जो भी आपका रिलीजियस प्रैक्टिस होता है उसके बेसिस पर बच्चे को सिखाते हैं, जय करना सिखाएंगे, या फिर अपने जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं या जो भी रिलीजियस प्रीस्ट हैं उनकी जय करना, इस तरीके से सिखाया जाता है बचपन से ही। अगर आपको याद हो या फिर आपने देखा होगा आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। पेरेंटल इन्फ्लुएंस जो होता है बच्चे के साइकी पे बहुत ज़्यादा मोरल मतलब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये होता किस तरीके से है, कई सारे तरीके होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं इंडक्शन, यानी इनिशियल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, बेसिकली वो बच्चे के बिहेवियर को शेप करते हैं अपने बिहेवियर के हिसाब से। इनफैक्ट एक हमारे पास एक फिलोसोफर है जिनका नाम है बॉन्डोरा। दिस इज बॉन्डोरा, एल्बर्ट बॉन्डोरा इनका नाम है। इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कॉग्निशन थ्योरी। दिस इज सोशल कॉग्निशन थ्योरी। इस सोशल कॉग्निशन थ्योरी में ये बोला गया था कि जो बच्चों का बिहेवियर होता है वो कॉग्निटिव बेसिस पर होता है, यानी कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन होता है। समाज में लोगों को देखेंगे और उसी ऑब्जर्वेशन के ही बेसिस पर बच्चे काम करते हैं, नकल उतारते हैं एक तरीके से, ऐसे समझिए। अब जैसे मान लेते हैं, सपोज बचपन में आपने देखा होगा, इनफैक्ट पहले तो नहीं लेकिन आज की डेट में ये ज़्यादा ही प्रैक्टिस की जाती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को आप करके बुलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, या आप ये काम कर लीजिए, या ये आप काम, मतलब इस तरीके से बेसिकली सिखाया जाता है। तो ये जो बेसिकली आप कल्चर है, बड़े होने के बाद में आप तुम में भले बदल जाएगा, लेकिन ये आप कल्चर बचपन में रखा जाता है। सिंपल उसके पीछे कारण ये, बच्चा जब आप सुनता है तो वो भी आप यूज़ करता है, एंड इट इज़ शोइंग अ डिग्निटी, इट इज़ शोइंग अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डर्स। अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए जो आप वर्ड होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है। हालांकि ये सोसाइटी तो सोसाइटी डिफर करती है। जैसे अगर देखिए बचपन में अगर मान लेते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो तुम यूज़ करते हैं, तो बच्चा भी तुम यूज़ करना शुरू कर देता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यही चीज़ है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ही बेसिकली यूज़ किया जाता है बच्चों के भी द्वारा। और इस तरीके से इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज़ होती है, इनिशियल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ये वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली इसी तरीके से मान लेते हैं बच्चा है, ठीक है, सुबह उठने के बाद में व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट एक्शन, ये बात भी पेरेंट्स ही सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं सुबह उठे, सनराइज हो रखा है, कई सारे पेरेंट्स होते हैं वो सनराइज के दौरान में बच्चे को बोलते हैं देखो सूर्य देवता की पूजा मतलब कि जय कर लो, तो जय जय कराते हैं, और उसकी धीरे धीरे आदत इतनी पड़ जाती है कि ऑटोमेटिकली फिर वो जय जय करना शुरू कर देता है। सिमिलरली इसी तरीके से एक एक्सपीरियंस और होता है कि जो एल्डर्स होते हैं, बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं, जब भी वो किसी के यहाँ जाते हैं और अपने बड़े जो भी होते हैं उनका भी पैर छू लेते हैं, तो जो बच्चा होता है वो भी इसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद में पैर छूना शुरू कर देता है। और इस तरीके से ये जो पैर छूने वाला चलन है, पैर छूने वाला जो आइडिया है, वो यहाँ से बच्चों के अंदर भी आ जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से नर्चरिंग एंड सपोर्ट का केस होता है। जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पेक्ट और सोशल सेंसिटिविटी लाने के लिए तमाम कई और रूल्स वगैरह भी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे अब मूवी का नाम तो नहीं याद है, बट वहाँ पर क्या होता है कि एक एक्टर है बेसिकली, और वो एक्टर अपने बच्चे को जब भी स्कूटर में बिठा करके निकलते हैं तो वो बताते हैं कि देखो ऐसा है, हमें रोड के जो ट्रैफिक है या जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बच्चा पीछे बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, चलो सिग्नल तोड़ करके निकल लेते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स है, जो बेसिकली फादर रहता है, वो ये सिखाता है कि देखो नहीं, आप कोई और नहीं, आपको आपका मन देख रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रोड के जो ट्रैफिक है उसको फॉलो करिए। और इनफैक्ट ये एक अच्छी वैल्यू भी निकल करके आ रहा है, एंड दैट इज़ नर्चरिंग एंड सपोर्ट, कि किसी और को सजा देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद अपने आप को सजा दीजिए। इनफैक्ट गांधी जी फॉलोड द सेम प्रिंसिपल, गांधी ने भी सेम प्रिंसिपल ही फॉलो किया था कि किसी दूसरे के मतलब दूसरा कोई बंदा पनिश करे या दूसरों के दिखाने के नाम पर केवल और केवल आप रूल्स को फॉलो मत करिए, बल्कि आप अपने आप को दिखाने के लिए, अपने मॉरल सपोर्ट के लिए आप रूल को फॉलो करिए। एंड इनफैक्ट इसीलिए उन जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला था। कई बार हम लोग बोल देते हैं कि ठीक है सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि झूठ बोलना मतलब झूठ बोल सकते हैं, बट गांधी जी हैज़ नेवर लाइड। नाउ नेक्स्ट पार्ट होती है मॉडलिंग को लेकर के।
कई बार जो पेरेंट्स होते हैं दे टीच देयर किड बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। अब उसमें क्या होता है कि कई बार रिस्पेक्ट के थ्रू चीज़ों को मतलब देखा जाता है। जैसे आप छोटे बच्चों में देखेंगे तो पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी न किसी रोल मॉडल के थ्रू या फिर बातचीत के थ्रू ही बच्चों के अंदर में रिस्पेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इसमें ये होता है कई बार, अगेन ये जो आप कल्चर होता है इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मॉडल बना करके दिया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो पेरेंट्स आपस में बात करते हैं बच्चा उसे भी काफ़ी मतलब ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व इन दोनों के बीच में भी क्या इंटरपर्सनल जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चा सीख रहा है। और यही बात इनफैक्ट बॉन्डोरा ने भी बोली हुई थी। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, जैसे गुड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड मस्ट बी रिवॉर्डेड। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा बड़ा अच्छा काम किया, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और किसी बड़े का पैर जा करके छू लिया, ठीक है, रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका होता है, छू लिया। अब इसके बाद से जो इस बच्चे के पेरेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे, ताली बजाएंगे और कहेंगे क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत बढ़िया अप्रिशिएट करेंगे। या फिर कई बात क्या होता है कि बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं तो उनको खाना पसंद नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो अब क्या होता है, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, तरह तरह के लड्डू बनाए जाएंगे, ये मामा का, तो ये चाचा का, तो ये दादा का, तो ये दादी के। और इस तरीके से जो मदर होती है वो बेसिकली अपना पूरा खाना खिलवा देती है। खाना खिलवाने के लिए अल्टीमेटली ये बोला जाता है कि रिस्पेक्ट टू द फूड, बच्चों जो है वो फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फूड को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब खाना खत्म हो जाता है तो फिर से वही क्लैपिंग करा ली जाती है और फिर जो है मतलब एक अप्रिशिएट कर लिया जाता है कि चलो बहुत बढ़िया। सिमिलरली इसी तरीके से कई बार क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, अगर कोई एक बच्चा है, मान लेते हैं कि बच्चा आया और इनके पेरेंट्स ने एक सपोज चॉकलेट दे रखी है, तब तक एक छोटा बच्चा और कहीं से दौड़ते हुए आ गया। अब इसके बाद से पेरेंट्स की ये ड्यूटी होती है, इनफैक्ट पेरेंट्स जो है ये मतलब प्रमोट भी करते हैं कि जो बच्चा है वो शेयरिंग भी करे, वो अपना जो एक चॉकलेट है वो मिल बांट करके खाए। और इसके लिए पेरेंट्स यहाँ पर बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। और फिर अल्टीमेटली बच्चे को जो चॉकलेट है वो तोड़ करके या फिर किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है और फिर उसके बाद से फिर अप्रिशिएट किया जाता है। तो बच्चा इसमें खुश हो जाता है कि अरे वाह, मुझे कम खाने को मिला तो उसमें मुझे है अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आगे से आने वाले टाइम में वो हर जगह शेयर करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे बच्चे भी अगर आ जाते हैं तो उनको भी खाने को देगा। तो शेयरिंग इज केयरिंग। और इस तरीके से तमाम मॉडल बनाए जाते हैं, तमाम इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दिए जाते हैं जिसके बेसिस पर बच्चा जो है आगे जा करके उसके बिहेवियर में, उसके वैल्यूज़ में इनकलकेशन होती है। सिमिलरली इसी तरीके से डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, इट हेल्प्स टू development of cognitive reasoning in the child so he can make reasonable choices as present और future। कई बार क्या होता है बच्चों को, जैसे क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने कोई एक ही ऑप्शन दिया, यू हैव नॉट गिवन एनी अल्टरनेटिव, आपने कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया है, इससे क्या होता है बच्चे का एक तरफा विकास होता है। मतलब उसके पास में अगर कोई ऑप्शन बचपन से ही नहीं मिलेगा तो उसे वो डेमोक्रेटिक आइडिया नहीं पता चलेगा। जैसे मान लेते हैं सपोज कोई एक बच्चा है और उसको आपने एक चॉइस दिया कि ईदर और वाला, ये या फिर वो। तो आपने ईदर और में अगर चॉइस दिया है तो उसके पास में एक ऑप्शन रहेगा और वो उसके अंदर में आदत पड़ जाएगी सपोज कि हमें एक आइटम लेना है तो दूसरे का साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। मतलब उसके पास में एक डेमोक्रेटिक चॉइस रहेगी, अपना एक मत रखने की, अपना एक आइडिया रखने की एक आज़ादी रहेगी कि हाँ ठीक है ये वाला काम हमें या फिर ये वाला चीज़ हमें करना है। ये डेमोक्रेटिक जो पेरेंटिंग होती है धीरे धीरे बच्चे के अंदर में इनकलकेट हो जाती है और फिर कल को वो सारी बातें भी शेयर करेगा और कहीं ना कहीं एक जो लोकतंत्र की भावना होती है, द फ्रीडम ऑफ थॉट जो होता है, वो बच्चे के अंदर में बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आप बचपन में देखिए एक किसी प्रिमिटिव सोसाइटी में चले जाइए, उस प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या है कि जो बॉय चाइल्ड है वो तो बड़ा डेमोक्रेटिक होता है, वो अपनी सारी बातों को बता लेगा, मांग भी कर लेगा, डिमांड कर लेगा। लेकिन जो फीमेल चाइल्ड होती है वो फीमेल चाइल्ड कहीं ना कहीं जो होता है वो दब करके रह जाती है, क्योंकि उसे वो डेमोक्रेटिक माहौल नहीं मिला है, उसे लिमिटेशंस मिली है, उसे चॉइसेस नहीं मिली है, उसे बस एक सिंगल ऑप्शन दिया गया है, दिस इज द ओनली थिंग दैट शी कैन अडॉप्ट। तो एक ही चीज़ दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो फीमेल के अंदर में जो एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग का माहौल होना चाहिए, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ होने चाहिए, वो नहीं आते हैं। उसके पास हमेशा जो है केवल और केवल एक कॉलोनियल फेज ही होता है, केवल उसके ऊपर में जो थोपा गया है बस उसी को वो आगे लेकर के बढ़ना है, उसके पास में कोई चॉइस नहीं रहती है। तो मेन चीज़ यहाँ पर यही होती है जहाँ पर आप वैल्यू इनकलकेशन करा ले जाते हैं। इसके अलावा मॉरल लेसन्स दिए जाते हैं। अब बचपन में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन पहले क्या है, एक नैतिक शिक्षा की बुक चलती थी, नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस, बेसिकली मोरल एजुकेशन करके आती है। सो नैतिक शिक्षा, यहाँ पर क्या होता था कि कई सारी स्टोरीज के फॉर्मेट में वैल्यू इनकलकेशन की
भावना दी जाती थी। जैसे एक था अंगुलीमाल डाकू को लेकर के, तो ये जो अंगुलीमाल डाकू हुआ करता था ये क्या है, मार करके अंगुली पहन लेता था। अब उसके बाद से क्या हुआ कि ये कब तक अंगुली पहनेगा, और इस तरीके से बुद्ध के मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, और अल्टीमेटली क्या होता है, बुद्ध उसको शिक्षा देते हैं कि भाई ठीक है मार करके क्या करोगे तुम। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में भी हृदय परिवर्तित होता है, यानी एक कंपैशन की भावना आती है, और इन सब स्टोरीज के थ्रू ही अल्टीमेटली बच्चे के अंदर में वैल्यू इनकलकेशन किया जाता है। नॉर्मली जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो सब बच्चे को इसी तरीके के मतलब स्टोरी सुना करके उनके अंदर में भी नैतिक शिक्षा का यानी कि मोरालिटी का एक विकास करते हैं, उनके अंदर में भी एक डेवलपमेंट, उनके अंदर में भी एक वैल्यूज़ लेकर के आते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी, ये सब सुना करके भी वैल्यू इनकलकेशन की जाती है कि व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर, व्हाट शुड बी एन आइडियल चाइल्ड। तो इस तरीके की भावना निकाली जाती है मॉरल साइंस के थ्रू। सिमिलरली इसी तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस भी जो है, बच्चा जो होता है ऑब्जर्व करता है फैमिली वैल्यूज़। जैसे कि अगर मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स है, अगर मान लेते हैं दुर्गा पूजा आ गया या किसी तरीके का मान लेते हैं चंदा देना है, आपको कंट्रीब्यूशन देना है, या फिर मान लेते हैं कि पेरेंट्स को कहीं से रिस्पेक्ट मिली है तो उसके प्रति जो होता है एक कोर्टसी जाहिर करनी है। तो ये पेरेंट्स किस तरीके से सामने वाले को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं या सामने वाले को किस तरीके से हेल्प पहुंचा रहे हैं, ये भी बच्चा बचपन से ही सीख रहा होता है। अब जैसे मान लेते हैं सपोज ये पेरेंट्स है, अब इनके पास में मान लेते हैं 2-4 बच्चे भीख मांगते हुए पहुंच गए और पेरेंट्स जो है वो दुत्कार करके भगा दिया, अरे हटाओ। और तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है वो भी सीख रहा है कि इन सब बच्चों से हमें दूर रहना है, इन सब बच्चों से दूर रहना है, बेगरी से दूर रहना है ये बात नहीं, इन बच्चों से दूर रहना है। क्योंकि उसे इसके पीछे का पेरेंट्स जो थॉट रख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी वही सेम थॉट रखेगा कि बेगरी को प्रमोट नहीं करना है। उसे तो बस ये लग रहा है कि अगर इस तरीके के बच्चे आएंगे तो उनको दुत्कार करके भगा देना है, और इस तरीके से धीरे धीरे इन दोनों के बीच में एक सोशल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, एक सोशल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इसीलिए इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा कोर्टसी, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल केयर, अफेक्शन, ये सब पेरेंट्स को हमेशा दिखाना होता है, और इस तरीके से जो बच्चा होता है यही सब देख करके ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ता है और इस तरीके से चीज़ें मिल जाती हैं। सिमिलरली बहुत सारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज आज की डेट में अगर देखेंगे वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड, आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड में रहने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी कल्चरल चीज़ें होती हैं हम उसे भूल जाएं। तो कल्चरल चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मली जो भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं या बर्थडेज वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है जो कल्चरल हमारा पहनावा है, एथनिक जो मतलब क्लोथिंग है, एथनिक जो बिहेवियर है उसको लेकर के आया जाता है। नॉर्मली देखेंगे शादी वगैरह में या फिर किसी फेस्टिवल वगैरह में आजकल छोटे बच्चों को, या फिर आप देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको तैयार किया जाता है और वो भी कृष्ण बना दिया जाता है, सबको कान्हा बना दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है, वो एक तरीके की ट्रेडिशनल वैल्यू का इनकलकेशन है। बच्चे देख रहे हैं, बच्चों के अंदर में भी एक जिज्ञासा आ रही है ये क्या चीज़ है, और फिर अल्टीमेटली जो होता है उनको ये पता चलता है कि अच्छा ये वाली वैल्यू जो है वो हमें इनकलकेट कर ले जाना है। तो ये वाली बात होती है। लेकिन इस दौरान में भी बहुत सारे चैलेंजेस हमें फैमिलीज़ में फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज एवरी फैमिली इज़ नॉट द सेम काइंड ऑफ फैमिली एंड एवरी फैमिली इज़ नॉट एन आइडियल फैमिली। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, जैसे सोर्सेज ऑफ रिग्रेसिव वैल्यू। फैमिली बीइंग एन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन इज लार्जली ए सोर्स ऑफ रिग्रेसिव वैल्यू। जैसे जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन और अपने कास्ट के प्रति जो होती है एक अलग ही तरीके का भावना रखते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज कि ये पेरेंट्स हैं, अब ये पेरेंट्स बचपन से ही जो होता है अपने कास्ट को ही फेवर करके रखे हुए हैं, मतलब इनके अंदर में कास्ट प्रीजुडाइज मौजूद है। बच्चा देख रहा है और बच्चा जो इसके अंदर में देख रहा है वो धीरे धीरे वही यही कास्ट प्रीजुडाइज सीख लेगा। कई सारे सीरीज़ हैं, इनफैक्ट एक सीरीज़ आप लोगों ने देख रखे होंगे ओके सीरीज़ का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी सीरीज़ है, वही सीरीज़ जिसमें मुन्ना भैया रहते हैं। तो मुन्ना भैया भी बेसिकली इसी तरीके से उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो भी मतलब वेपन का बिजनेस है वो सब करना है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, एक तरीके से रिग्रेसिव वैल्यू के थ्रू ही चीज़ें बचपन से ही सीखी जाती हैं। कॉन्फ्लिक्चुअल एटीट्यूड, डिफरेंट मॉरल लेसन्स बाय वेरियस फैमिली मेंबर्स में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फैमिली वैल्यूज़। अब जैसे मान लेते हैं कि ऑर्थोडॉक्सिटी परिवार में बहुत ज़्यादा कूट कूट करके भरी हुई है, ये जो ऑर्थोडॉक्सिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी बच्चों के अंदर में भी आ जाएगी, बच्चा भी यही चीज़ सेम चीज़ सीख जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर कुछ लोग शो करते हैं, बड़े मॉडर्न फैमिली में रहते हैं, बड़े डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर शो करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर इनफैक्ट लेना चाहिए। केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है, सब लोगों को पता है, हाईली लिटरेट। और यहाँ पर जो है ऐसा हाईली लिटरेट का मतलब कि ऐसा नहीं बस प्राइमरी एजुकेशन, काफ़ी अच्छी एजुकेशन भी है।
लेकिन अभी रिसेंट में एक केस आया है तांत्रिज्म का, तांत्रिज्म। और इस तांत्रिज्म में अल्टीमेटली क्या हुआ है कि 4 लोगों की, आई गेस 4 लोगों की टोटल हुई है, 4 महिलाओं का यहाँ पर मर्डर किया गया है। मास मर्डर माना जाएगा इसको। मर्डर किस लिए? हम अगर मान लेते हैं हमको अपनी अच्छी लाइफ गुजारनी है तो उसके लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस चाहिए। एक तांत्रिक ने बोला, किसी एक जो है महिला ने फिर 4 महिलाओं को और पकड़ के लाया, चारों को मार दिया गया और इस तरीके से अपनी लाइफ को बढ़िया करने के लिए 4 लोगों का मर्डर कर दिया गया है इन द नेम ऑफ रिचुअल। और ये जो रिचुअल है, ये जो ऑर्थोडॉक्सिटी है, वो अगेन दिखा रही है कि हमारा समाज किस तरीके से कितना पिछड़ा है, वो भी इस तरीके के डेवलप्ड स्टेट में दिखा रहा है कि किस तरीके से बचपन में वैल्यू इनकलकेशन की गई है। अब चाहे बचपन में चाहे सोसाइटल, कहीं ना कहीं वैल्यू इनकलकेशन है। अब ये वैल्यू इनकलकेशन जो मारने वाली आई कहाँ से? ऑर्थोडॉक्सिटी। कैसा ऑर्थोडॉक्सिटी? ऑर्थोडॉक्सिटी रिलीजियस थ्रेट्स, धर्म के नाम पर डराना। हमारे जीवन में ऐसा, फ्यूचर हमारा ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर हमारा वैसा हो जाएगा। अच्छा, फ्यूचर में ऐसा आप नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, ये वाला आप यज्ञ करवा लीजिए, ये वाला सेक्रीफाइस करवा लीजिए, ये वाला अंगूठी पहन लीजिए, ये वाला काम कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के नाम पर, भविष्य के नाम पर, एक अच्छी लाइफ के नाम पर धर्म के द्वारा डराया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक रिचुअल ही, मतलब ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर देखने को मिलती है। प्रिटेंडिंग पेरेंट्स, कई बार क्या होता है, बच्चों को सिखाया तो बढ़िया जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में ही लड़ भिड़ रखे हैं। मान लेते हैं जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने सिखाया, माता पिता ने सिखाया, देखो ऐसा है, हमें एक दूसरे के प्रति मतलब कंपैशन रखना चाहिए, लव रखना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स आपस में ही लड़े मरे पड़े हैं। तो अब क्या हो रहा है, बच्चा इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि हमारे घर में जो है किसी न किसी तरीके की, मतलब इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, इस तरीके की फाइटिंग चल रही है। तो अब बच्चे के अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि सेम इसी तरीके का जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर लग जाएगा कि पैट्रियार्की में जो मेल डोमिनेशन होती है वो इसी तरीके से होती है, महिलाओं को मारना होता है, और यही वो धीरे धीरे सीख करके फिर उसी तरीके का क्रूअल बन जाएगा। डिक्लाइन इन जॉइंट फैमिली, फैमिली स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे वीक होते आ रही है, और यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे वीक पड़ते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स स्पेंड वेरी लेस टाइम विद देयर किड, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बेस्ड हो गया है। इसको बोला जाता है आईपैड लर्निंग, दिस इज आईपैड पेरेंटिंग भी इसको बोल सकते हैं, आईपैड पेरेंटिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू ही धीरे धीरे चीज़ों को सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी के थ्रू आज के डेट में देखेंगे एवरीथिंग इज ओपन नाउ, और यही जो ओपन कल्चर है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चों के अंदर में कई सारे और भी निगेटिव वैल्यूज़ को भी इनकलकेट करते जा रहा है। बचपन में अगर आप देखेंगे तो बचपन में पहले आता था शक्तिमान में ये चीज़ दिखाई जाती थी कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन आज की डेट में क्या है, डोरेमोन दिखाई जाती है। आज की डेट में क्या है, कुछ और भी अलग तरीके के सीरियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो बच्चा है वो धीरे धीरे क्राइम की ओर में जा रहा है। उसको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह किए जा रहे हैं। मूवीज़ वगैरह में भी कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्सीन सीन्स डाल दिए जाते हैं जिसके कारण से बच्चा जो है वो निगेटिव वैल्यूज़ इनकलकेट कर लेता है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो होता है टेक्नोलॉजी का हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन टुडेज वर्ल्ड, पेरेंट्स आर इम्पार्टिंग वैल्यू ऑफ मेरिटोरियस इन ब्रूट सेंस। अब जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर मूवी, दिस इज तारे ज़मीन पर। अब तारे ज़मीन पर बेसिकली क्या है, दोनों ही पॉइंट में आ जाएगा, लैक ऑफ इमोशनल स्पिरिचुअल और साथ में डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। अब यहाँ पर क्या है, तारे ज़मीन पर एक पेरेंट्स जो रहते हैं उनके 2 बच्चे रहते हैं। एक बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में भी बड़ा अच्छा है, पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा है। दूसरा वाला अच्छा तो नहीं, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को पेरेंट्स एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं पड़े हैं। उनको बस यही लग रहा है कि बच्चा फेल होते आ रहा है और उसके पास बहुत तरीके के बहाने पड़े हुए हैं। लेकिन वो बच्चा किस तरीके के प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स से रिकग्नाइज करने को तैयार ही नहीं बैठे पड़े हैं। सो लैक ऑफ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, उनके जो बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं और अपनी ही बातों को थोपते जा रहे हैं। और लैक ऑफ इमोशनल स्पिरिचुअल वैल्यू, जो भी बच्चा फेस कर रहा है, जो प्रॉब्लम है उसके प्रति उनका कोई भी इमोशन ही नहीं है, जीरो इमोशन। और अल्टीमेटली खैर देखा होगा आपने बच्चा किस तरीके से अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है, लेकिन बाद में एक सपोर्ट मिल जाता है और इस तरीके से डेवलपमेंट हो जाती है। हालांकि तमाम इस तरीके की मूवीज़ वगैरह बनी है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गया क्या चीज़ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है रोल ऑफ मॉडलिंग को लेकर के, रोल ऑफ स्कूलिंग को लेकर के। तो स्कूलिंग एक ऐसा, अब अगर हम लोग देखें, जो फैमिली थी वो इतने सारे वैल्यूज़ लेकर के आ रहे थे, लेकिन वो इनफॉर्मल थी, दिस वॉज इनफॉर्मल। और यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने फैमिली के ही चारों ओर में, फैमिली के बीच में ही है, लेकिन अब बच्चा जो है वो बड़ा हो गया और बाहर निकला है। वो अब इनफॉर्मल से एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में पहुँच गया है। अपने सिर्फ और सिर्फ फैमिली वाले लोगों की जगह पर एक सोशल
सोशल एलिमेंट की ओर में पहुंच गया है, सोसाइटी की ओर में पहुंच गया है। तो इस वजह से अब जो है बच्चे के अंदर में जो वैल्यूज़ होंगी वो तरह तरह के यानी डाइवर्स वैल्यूज़ यहाँ पर अब आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा ये डाइवर्स वैल्यूज़ में बच्चा कोशिश करे कि पॉजिटिव वैल्यू को ज़्यादा इनकलकेट करे और निगेटिव वैल्यूज़ के प्रति उसकी अट्रैक्शन ना होने पाए। यहीं पर जो मार्टिन लूथर किंग है उनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर दैट शुड बी द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन। आज के डेट में अगर एजुकेशन देखेंगे तो केवल और केवल अर्थमेटिक स्कूलिंग पर ही निकल गई है, मतलब केवल और केवल एजुकेशन इंपार्ट की जा रही है, लेकिन जो मोरालिटी होनी चाहिए, जो रोल मॉडलिंग होनी चाहिए, जो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हालांकि अब धीरे धीरे उस पर भी काम किया जा रहा है, बट बीच में तो इस एक तरीका आया था जहाँ पर केवल और केवल पढ़ाई मतलब पढ़ाई और पढ़ाई का मतलब कुछ और नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में पढ़ाई का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का केस देखने को हमें मिल रहा है। बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, स्पोर्ट्स हर तरीके पर फोकस करा रहे हैं बच्चे का। और इनफैक्ट आज की डेट में स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, कोठारी कमीशन हैज़ राइटली मेंशन्ड दैट डेस्टिनी ऑफ नेशन इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। क्यों? बिकॉज दैट इज द फॉर्मल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, और यू कैन से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन वेयर child is interacting with those child who have come from different society। अलग अलग सोसाइटी से निकल करके जो बच्चे आए हैं उनसे वो आपस में इंटरैक्ट करता है। अब आप बहुत बढ़िया सोसाइटी, बहुत बढ़िया कल्चर, बहुत बढ़िया वैल्यू बचपन से दिए थे बच्चे को, लेकिन अब वो जो बच्चे हैं वो दूसरों बच्चों के संपर्क में आएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे बच्चों के संपर्क में आएंगे जहाँ पर कास्ट प्रीजुडाइस हो, स्टीरियोटाइप हो, एक जेंडर बायसनेस हो। तो कहीं ना कहीं अब बच्चा जो है दूसरों के साथ में मिलकर के फिर वो चीज़ों को मतलब कि उसका बदलाव आएगा। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और इसी वजह से स्कूलिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कूलिंग में पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान इसीलिए देना होता है। प्लस साथ में यहाँ पर जो टीचर है उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चे के अंदर में किस तरीके से एक रीजनिंग माइंडसेट डालें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टीरियोटाइप या फिर प्रीजुडाइज टाइप का टीचर भी मिल जाए उनको, जो आगे जा कर के बच्चों में और ज़्यादा प्रॉब्लम ही एक तरीके से निगेटिव वैल्यू इनकलकेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे भी आगे और बढ़ते जाएं। तो यहाँ पर यही चीज़ है, जैसे करिकुलम एंड डिसिप्लिन ऑफ मोरल फिलॉसफी मतलब कि मोरल फिलॉसफी को लेकर के आना चाहिए बच्चों के अंदर में। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया नैतिक शिक्षा हमारे टाइम पर हुआ करता था। नैतिक शिक्षा एक मतलब बुक हुआ करती थी और उसका भी अपना एक एग्ज़ाम हुआ करता था। सेम वैसे ही मोरल फिलॉसफी को लेकर के अब जैसे तमाम स्टोरीज़ के फॉर्मेट में भूदान आंदोलन की कैसे हमें वॉलंटियरनेस लेकर के आनी चाहिए, सैक्रिफाइस लेकर के आनी चाहिए। सिमिलरली नचिकेता की स्टोरी हुआ करती थी जहाँ पर हिरण्यकश्यप और नचिकेता बेसिकली किस तरीके से आपस में वाद संवाद कर रहे हैं। सिमिलरली इसी बहुत तरीके की स्टोरीज़ हुआ करती थी जहाँ पर बेसिकली ये बताया जाता था कि आखिर में मोरल फिलॉसफी या मोरालिटी क्या चीज़ है और वो मोरालिटी के क्या वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से नए नए वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाता है थ्रू करिकुलम एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट थिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग एंड पीयर इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट जनरली ऑब्जर्व देयर पीयर ग्रुप टीचर एंड इन स्कूल एंड लर्न देयर बिहेवियर। जैसे क्या है कि एक कंपनी अगर मान लेते हैं बैड बॉय की कंपनी है और उसके थ्रू मान लेते हैं कि बिहेवियर अगर बच्चा सीखना शुरू कर दे, ऑब्वियसली देयर विल बी निगेटिव वैल्यू इनकलकेशन। बात डिस्कस कर रखे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। विजुअल परसेप्शन का मतलब यही है कि सिंबल, इमेजेस, ड्राइंग, बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड। तो बच्चा जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ों को देखता है उसी के बेसिस पर भी अपना एक वैल्यू इनकलकेशन करना शुरू कर देता है। जैसे क्या होता है, बच्चा सपोज मान लेते हैं बच्चा है, उसको बचपन में कभी भूत से डर नहीं लगता है। डर लगता है, डर की बात अलग होती है, चौंक जाना अलग चीज़ होती है, लेकिन भूत का डर जो होता है, ये भूत का डर धीरे धीरे सिखाया जाता है। और ये बेसिकली जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो वहीं पर उनको ज़्यादा देखने को मिलता है। कई सारे जो है कई सारे ड्राइंग्स ऐसे होते हैं, कई सारे ऐसे जो है भूत प्रेत के फ़ोटो बना दिए जाते हैं। मतलब बड़ा ही एनाबेला टाइप का ही बना दिया गया, अगर कोई डॉल तो आदमी देख करके वैसे ही डर जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डर की भावना भी आ जाती है। एनेक्डोट, छोटी छोटी स्टोरीज़ बना करके अल्टीमेटली जो होती है बच्चों के अंदर में वैल्यू इनकलकेट किया जाता है। जैसे गांधी की स्टोरी हो गई, लिंकन की स्टोरी हो गई, अम्बेडकर की स्टोरी हो गई, बहुत सारी स्टोरी बताई जाती है। इनफैक्ट जो मॉरल जो नैतिक शिक्षा वाली बुक है उसमें भी इस तरीके का एनेक्डोट बताया जाता था। जैसे इसमें तात्या टोपी की स्टोरी हो गई, या फिर आप देखेंगे शिवाजी की स्टोरी हो गई। तो ये सारी स्टोरीज़ के फॉर्मेट में, एनेक्डोट्स के फॉर्मेट में ब्रेवरी, करेज, इन सारी भावनाओं को जो है बच्चों के अंदर में वैल्यू फॉर्मेट में इनकलकेट किया जाता है।
ग्रुप एक्टिविटी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में एनुअल फंक्शन होती है, उस एनुअल फंक्शन में कई तरीके के ड्रामा, डांस और तमाम तरीके के जो होता है नुक्कड़ नाटक टाइप की करवाई जाती है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, बच्चे उस ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू भी सीखते हैं, टीम स्पिरिट की एक भावना आती है, आपस में कोऑपरेशन की भावना आती है, लव कंपैशन, मतलब एक तरीके से कैसा सपोर्ट होना चाहिए वो भी एक भावना आती है। डायलेक्चुअल स्टाइल, बेसिकली ये सोक्रेटिस का स्टाइल है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने निगेटिव हाइपोथेसिस एलिमिनेशन, मतलब अगर मान लेते हैं 10 लोग आपस में बैठे हुए हैं, 10 लोग आपस में किसी पॉइंट को लेकर डिबेट कर रहे हैं, निगेटिव एलिमिनेशन का मतलब यह है कि किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं धर्म पर आप चर्चा कर रहे हैं, सो धर्म क्या है, निगेटिव क्या होगा, धर्म क्या नहीं है, धर्म क्या कर सकता है, धर्म क्या क्या नहीं कर सकता है, धर्म अगर कुछ कर सकता है तो उसके क्या क्या प्रूफ हैं, क्या वो जिंदगी आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है, ईश्वर है कि नहीं है। सो कई तरीके के जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में डिस्कस किया जाता है और वो डिस्कशन इलिमिनेशन बेसिस पर किया जाता है, मतलब आप इलिमिनेट करते आएंगे और इस तरीके से अल्टीमेटली आपके पास में कोई एक स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस मिलेगा और उसी को आप बोलेंगे कि दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अचीव। और ये भी धीरे धीरे जो होती है आपस में डिस्कशन पीयर ग्रुप में और फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में डेवलप करने पर मिल जाती है। सोशल कंट्रोल, schools are responsible for teaching values such as discipline, respect, obedience. School teach conformity by encouraging young people to be good student, hard working future worker and law abiding citizen. अब जैसे क्या होता है, बचपन में आप लोगों ने देखा होगा क्लास मॉनिटर एक बनाया जाता है। तो जो क्लास मॉनिटर बनाया जाता है वो क्या है, क्लास मॉनिटर बनाना मतलब कि एक लीडरशिप स्किल डेवलप करना, एक लीडरशिप, मतलब ये भी एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर ही हो गया। दिस इज अ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, जहाँ पर टीचर खुद अथॉरिटेटिव ना होकर के बच्चों में से ही एक बच्चे को चुन रहा है जो अब पूरे क्लास को मॉनिटर करेगा, देखेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि यार अगर हम भी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, अच्छा मतलब कंट्रोल करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे तो हमको भी इस तरीके से मॉनिटर बनने का मतलब मिलेगा, एक मौका मिलेगा। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों में एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा, कैसे, खुद डिसिप्लिन रहेगा तभी तो डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगा। तो ये सोशल कंट्रोल होती है जहाँ पर डेमोक्रेटिक बेसिस पर ही एक बिहेवियर रखा जाता है। कल्चर इनोवेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज़। अब ये कल्चरल वैल्यूज़ कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू भी किए जाते हैं। कई बार कल्चरल प्रोग्राम में जैसे मान लेते हैं कि टीचर्स डे है, या फिर मान लेते हैं गांधी जयंती है, या फिर मान लेते हैं वल्लभ भाई पटेल जयंती है, तो उस दौरान में कल्चरल वैल्यूज़ हो जाती हैं जहाँ पर आप कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, तमाम डांस, ड्रामा, अगेन म्यूज़िक, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू भी बच्चों के अंदर में एक इनोवेशन की भावना आती है। सोशल इंटीग्रेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, अभी हम लोगों ने बात किया कि वहाँ पर अलग अलग सोसाइटी से निकल करके बच्चे आते हैं, तो डाइवर्स पॉपुलेशन भी होगी और इस तरीके से जो एक यूनिफाइड सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है वो बच्चे को जानने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई एक बच्चा है, सपोज हिंदू बच्चा है, मान लेते हैं हम हिंदू बच्चा है, अब ये उस सोसाइटी से निकल करके आ गया है जहाँ पर हिंदू स्टीरियोटाइप, मतलब कि मुस्लिम स्टीरियोटाइप है, मुसलमान को एक मतलब अलग तरीके से देखा जाता है, डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। अब इस बच्चे के अंदर में भी वही सारी भावना, वही सारी वैल्यूज़ आई होंगी कि मुस्लिमों को देखना है तो फिर भाग जाना है, उनका कल्चर अलग होता है, डिफरेंट होता है, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं होता है। अब क्या होगा, ये बच्चा धीरे से किसी स्कूल में जब जाएगा, धीरे से किसी मुसलमान बच्चे से मिल जाएगा, सेम स्टीरियोटाइप मुसलमान बच्चे का भी है जो हिंदू वाले बच्चे का है। अब आपस में क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चा कभी पहले नाम नहीं पूछता है, पहले बच्चा आपस में इंटरैक्ट करेगा, बातचीत करेगा, दोस्ती हो जाएगी, फिर बाद में पता चलता है अच्छा तुम ये थे, वो भी कहेगा अच्छा तुम ये थे, फिर बाद में पता चलेगा यार हमारे अंदर में जो बचपन में ही स्टीरियोटाइप दिया गया है वो सब फालतू दिया गया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम भी हमारा भी उसी तरीके का बिहेवियर है जैसा तुम्हारा बिहेवियर है। और इस तरीके से अल्टीमेटली धीरे धीरे सोशल इंटीग्रेशन होते आता है और बच्चा अब जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, कंपैशन, कोऑपरेशन और एक सोशल बिहेवियर की, वही मतलब वैल्यूज़ लेकर के आता भी है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, देखिए एक्सपीरियंसेस पर। एक्सपीरियंस, अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के साथ में कोई गलत एक्सपीरियंस बचपन में ही हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो स्टीरियोटाइप था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और जब अगर और स्ट्रांग हो गया है तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता है, वो उसी तरीके का बन जाएगा। सोशल प्लेसमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, जैसे क्लास मॉनिटर बना लेना तो मेरिटोरियस स्टूडेंट को और रिवॉर्ड दिया जाता है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, तो फॉर्मल प्लेस ऑफ सोशलाइजेशन वेयर स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म वेयर इन स्टूडेंट्स आर रिवॉर्डेड फॉर प्रो मोरल एंड बिहेवियर एंड पनिश स्ट्रिक्टली फॉर इमोरल बिहेवियर। जैसे चीटिंग इन एग्जाम तो आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटी मोटी बातें होती हैं या फिर जो मतलब अगेंस्ट द सोशल बातें होती हैं उनको पनिश करके, रिवॉर्ड करके फिर अल्टीमेटली जो होता है वैल्यू इनकल्केशन किया जाता है। समझ आया क्या चीज़ है?
आगे अगर बढ़ें तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे लिमिटेशंस भी आ जाते हैं अगर स्कूलिंग लेवल पर ही वैल्यू इनकलकेशन देखें। जैसे कई बार वैल्यू इनकलकेशन के लिए जो टीचर होते हैं या जो टेक्निकल मतलब एजुकेशन दी जा रही है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि अर्थमेटिक बेसिस ज़्यादा दिया जाता है, वहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग वगैरह ये सब नहीं दिया जाता। और आज की डेट में जो स्कूल्स वगैरह हैं वो तो पूरे मॉडर्न वे में हो रखे हैं, टेक्निकल हो रखे हैं। उनको बस ये दिखाना है कि क्लासरूम कितना सुंदर है, कितना बढ़िया से जो है एक तरीके से कह लीजिए कि जो है कितना बढ़िया से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, कितना बढ़िया जो है प्लेग्राउंड है। यहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग पर ज़्यादा कुछ खास फोकस नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजियस सोशल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे मदरसा या राइट विंग, तो यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से वो अपने मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा दे रहे हैं और उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में एक निगेटिव भावना आ गई है, जो दूसरे धर्म है उसके अगेंस्ट में और ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। तो बच्चे के अंदर में वही एक प्रीजुडाइज बनते आ रहा है, धीरे धीरे एक स्टीरियोटाइप बनते जा रहा है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ करिकुलम, रिसेंट डिबेट सराउंडिंग चेंज ऑफ करिकुलम, अ लीग अटेम्प्ट ऑफ रीराइटिंग द हिस्ट्री। अब जैसे कई बार क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा जो हिस्ट्री है उसको भी तोड़ मरोड़ करके बच्चों के अंदर में दिखाया जा रहा है। जैसे टीपू सुल्तान के बारे में बताना या वीर सावरकर के बारे में बताना या फिर जो है बिरसा मुंडा, तो कहीं ना कहीं जो होता है वो अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेशन करके फिर हिस्ट्री को बच्चों के अंदर में इनकलकेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि बच्चा जो पढ़ेगा जो देखेगा वही उस पर विश्वास करके अपना एक स्टीरियोटाइप बना लेगा। मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग, कई बार क्या होता है टीचर तो ठीक है बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन टीचर के भी तो अपने खुद के प्रीजुडाइज हैं, खुद के अपने स्टीरियोटाइप हैं। तो मेथडोलॉजी पे भी कई बार जो होता है एक क्वेश्चन मार्क लगता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में इंडस्ट्रियल हब बन रखे हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी बन रखी है और वो मॉडर्न सोसाइटी में जो एजुकेशन है वो एक मतलब एक प्रिविलेज के तौर पे देखा जा रहा है कि कौन सी क्लास कहाँ पर, क्लास मतलब इकोनॉमिक का क्लास, किस तरीके की क्लास कौन से स्कूल में जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी आ गई है। अब जैसे EWS राइट टू एजुकेशन में EWS का केस है, आर्टिकल नंबर 21A। तो EWS में क्या होता है 25% कोटा होता है हर एक बड़े से बड़े स्कूल में। लेकिन अब आप ये सोचिए एक बड़ा स्कूल है जहाँ पर 35,000 रुपये पर महीना लग रहा है, 35,000 पर मंथ लग रही है। तो सीधी सी बात है जो भी केवल और केवल मतलब हाई क्लास के लोग होंगे उनके ही बच्चे पढ़ेंगे। और उसमें EWS से मान लेते हैं कि 10 बच्चे पहुँचे। अब ये जो 10 बच्चे पहुँचेंगे ऑब्वियसली वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, ये तो ईजी पर तो सिलेक्शन ही हुआ है। तो अब ये जो वीकर सेक्शन के लोग होंगे वो यहाँ के जो हाई क्लास के लोग हैं उन बच्चों को देखेंगे और अपने अंदर में पहले ही एक निगेटिव माइंडसेट आ जाएगा कि हम समाज से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। अब वो जो पिछड़ापन है या तो वो मोटिवेशन में बदलेगा या फिर वो निगेटिव वैल्यू लेके आएगा, जैसे चोरी कर लेना या फिर किसी तरीके से एक्सटॉर्शन कर लेना। तो ये सारी भावना भी इनके अंदर में आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हमें स्कूल के थ्रू इम्पार्ट होती हुई मिलती हैं। नेक्स्ट आगे बात करें अगर रोल ऑफ सोसाइटी को लेकर के, क्योंकि सोसाइटी ही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब बच्चा समझदार भी हो गया है और समझदारी घातक होती है। तो अब समझदार जब हो गया है तो अब वो समाज में अलग अलग लोगों के द्वारा मिलेगा, अलग अलग लोगों के द्वारा मिलेगा तो वहाँ पर भी तमाम बातें देखने को मिलेगी और यहाँ पर बच्चा वल्नरेबल होता है। यहाँ पर बच्चा वल्नरेबल का मतलब अब इसके अंदर में बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं और ये थॉट्स ऐसे आ गए हैं कि आप अपने अगेंस्ट पेरेंट्स हो गए हैं, अगेंस्ट पेरेंट्स, और स्पेशली फादर के अगेंस्ट हो जाता है। इस समय बच्चा जो होता है उसकी बात उसकी पिता से पटती नहीं है उतनी। तो यहाँ पर कल्चर एंड रिलीजन कल्चर आर मोर और लेस इंटरलिंक्ड एंड देयर कोर्स आर मस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन वैल्यू इनकलकेशन। कई बार आप लोगों ने यूट्यूब पर ही देखा होगा कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने प्रीजुडाइसेस दे रखे हैं और वो प्रॉपर ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर फैक्ट दे करके बात करेंगे कि क्यों आपको हिंदू धर्म अपनाना चाहिए या क्यों आपको मुस्लिम धर्म के खिलाफ अपनी एक भावना रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि सोसाइटी से निकल करके आ रहे हैं और किस तरीके की वैल्यू एजुकेशन इनको दी जा रही है। अब बच्चा वल्नरेबल है, उसको दिख रहा है, अब बच्चा जो है फैक्ट तो रखा है, बता भी रहा है, लेकिन उसके अंदर में एक निगेटिव भावना भी जो है धीरे धीरे पनप रही है और वो निगेटिव भावना हेट है। और यही हेट आगे जा करके मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट द अदर पीपल, वो दूसरे कल्चर के लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे और वो अपने कल्चर में भी सेम इसी तरीके के प्रॉब्लम को फिर खोजना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो माइंडसेट होता है वो फिर माइंडसेट कभी बदल नहीं पाता है। ट्रेडिशन एंड कस्टम्स,
These are basic essence of any societal setup. Some of the underlying values behind tradition and customs are loyalty. अब जैसे कई बार क्या होता है कि होली हो गई, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गया या ईद हो गया, इस दौरान में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उन सभी फेस्टिवल में ट्रेडिशन और कस्टम्स के थ्रू आपस में जो एक भावना, एक वैल्यू होती है, जैसे कंपैशन की भावना, कोऑपरेशन की भावना, मिल करके किस तरीके से हम सिंपैथी, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एम्पैथी, ये सारी भावना बेसिकली यहाँ पर ट्रेडिशन और कस्टम्स के फॉर्मेट में होती है। प्लस कोर्टसी, दान करना, मतलब एक तरीके से जो है सपोर्ट करना, किसी को हेल्प करना, ये सब वैल्यूज़ के थ्रू ही देखने को हमें मिल जाता है। पॉलिटिकल सेटअप, दिस में बी ईदर डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्टेट. Suitable values are transmitted among citizens, though sometimes politics of other state can influence our value towards incumbent setup. जैसे अगर देखेंगे तमाम बातें हैं, हिजाब का केस भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है, ईरान में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, कर्नाटका में भी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब दोनों ही कंट्रोवर्सी एक दूसरे के अगेंस्ट ही है, ऑल्दो दे हैव द सेम मोटिव, स्टेट के खिलाफ ही बेसिकली दोनों एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन जो इनका मेन प्रोसेस है, द मीन्स थ्रू विच दे आर, और जिसको बेसिस बना रखा है, ये दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे को देख करके भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भावना आ रही होगी कि क्या वैल्यू सिस्टम हमें इनकलकेट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से हांगकांग में डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के भी जो होता है प्रोटेस्ट हुए थे। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं जो आपको हमेशा एक सटायर फॉर्मेट में, एक पॉलिटिकल सेटअप फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगी इन द सोसाइटी और आउटसाइड द सोसाइटी। इकॉनमी, अब जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को उनके इकोनॉमिक बेसिस पर या जो उनकी इकोनॉमिक क्लास है उसके बेसिस पर जज किया जाता है। जैसे एक छोटा सा अगर एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लेते हैं गरीब गज का बच्चा है, किसी एक दुकान पे पहुंचा और कोई एक सामान मांगा, तो उस बच्चे के साथ जो दुकानदार बिहेव करेगा वो कंपेयर करिए उस बच्चे के साथ में जो एक प्रिविलेज्ड क्लास से आया है। प्रिविलेज्ड क्लास से बच्चा जो आया होगा वो 10 सामान निकलवा करके रैक, मतलब कि सामने डेस्क पे रखवाएगा, और उसमें से ज़रूरी नहीं है कि कोई सामान वो खरीदे, और उस पर दुकानदार कुछ नहीं कहेगा। दुकानदार कहेगा कोई बात नहीं, आप फिर कभी आइएगा। और वही एक गरीब घर का बच्चा आएगा और उसी दुकान पे अगर जा रहा है, दुकानदार से वही अगर सारे सामान निकलवा रहा है, तो वो दुकानदार नहीं निकालेगा, वो कहेगा तुमको जो लेना है इसी में से ले लो, अदरवाइज जाओ यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होती है वो सोसाइटी बच्चों के अंदर में डाल दे रही है थ्रू देयर एक्शंस। तो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ द सोसाइटी टू इन्फ्लुएंस वैल्यूज ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। Societal economy promote the value of equity, whereas market economy inculcate values of creativity and competition. समझ आ गया क्या चीज़ है? सिमिलरली इसी तरीके से मास मीडिया भी हो गई, जहाँ पर आप डेटा, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। सिविल सोसाइटी के मूवमेंट्स होते हैं या लीडरशिप होती है, मतलब ये सारे केसेस जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, जहाँ पर समाज किस तरीके से बच्चों के अंदर में वैल्यू इनकलकेट कर रहा है, वैल्यू लेकर के आ रहा है, उसी के बारे में सारी बातें हो जाती हैं। अब जो चैलेंजेस हैं और लिमिटेशन है वो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहे होंगे। जैसे समाज है, कई तरीके के लोग हैं, और कई तरीके के जब लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर तमाम तरीके की भावना भी हमें देखने को मिलेगी। कुछ हेट भी मिलेगी, कुछ लव भी मिलेगी, कुछ सपोर्ट भी मिलेगा, कुछ एग्रेशन भी मिलेगा। अब ये चारों ओर में जब सारी चीज़ें व्याप्त चल रही होंगी तो अब बच्चा कन्फ्यूज रहेगा कि क्या हम अडॉप्ट करें, क्योंकि हर चीज़ के पीछे अपना लॉजिक है और सब अपने लॉजिक के थ्रू बच्चे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल खरीदना है, अब पेंसिल जो है पेंसिल होती है, सब में ग्रेफाइट लगी है, लेकिन अप्सरा की ही पेंसिल चाहिए, हमको यही वाली पेंसिल चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो एक इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के अंदर में, और कहीं ना कहीं वो भी एक एडवर्टाइजमेंट का मेन मुद्दा बन जाता है। खैर एडवर्टाइजमेंट अलग बात है, बट यहाँ पर है समाज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। सोसाइटल मोरालिटी इसी तरीके से, जैसे एक खाप पंचायत हो गई, खाप पंचायत चलती है जो कि अगेंस्ट लॉ है, कहीं ना कहीं वो भी देखी जा रही है, और एक समाज उसको मान के रखा है, इस वजह से चल रही है। रोल मॉडल्स हो गए या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए, सोशल बाइकआउट हो गया, मतलब एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली समाज किस तरीके से एक निगेटिव माइंडसेट लेकर के आ रहा है। समाज की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकलकेट करने की अच्छे वैल्यूज़, लेकिन वही दूसरी ओर वही समाज कहीं ना कहीं उसी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं निगेटिव वैल्यूज़ को इनकलकेट कराने में भी। तो ये आपको चारों ओर में, इनफैक्ट सोसाइटी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बुकिश एग्जाम्पल ही लिखें, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के ही एग्जाम्पल देखें। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरीके के तमाम बातें देखने को मिल जाएंगी, जो शायद आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया हमारी एथिक्स और वैल्यूज़ को लेकर के। सो एथिक्स एंड वैल्यूज़ को लेकर के जितनी भी बातें थी हम लोगों ने कुछ डिस्कस की हैं, बाकी आगे तो हमारे पास अभी और डिस्कशन रहेगा। ठीक है, हम लोग
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक्स को पहले समझना एंड देन फिर इंटरलिंकिंग को डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, जैसे चल रहा है चलते रहेगा, वी विल फिनिश दिस इंटायर सिलेबस, तो डोंट वरी। दूसरी चीज़, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तब तक आप लोग रिवाइज करिएगा और बाकी चीज़ों को भी मतलब कोई डाउट रहेगा तो फिर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।